गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया ही होंगे। हर वीडियो में मैं यही पूछता हूँ, मुझे पता है। तो हर वीडियो में आप लोग अच्छे ही होंगे, बराबर है। आज मुझे एक मेरे बच्चे ने बोला था, एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर मुझे एकदम बेसिक से जो क्लासेस होती है, मैं स्टार्टिंग से था नहीं, तो फर्स्ट वीडियो से जो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है वहाँ से सर थोड़ा सा आप लोग उसके लिए एक वीडियो बनाना। तो आज यही मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और मैं ये वीडियो उसी तरीके से बनाने वाला हूँ कि मैं ये समझ के चलूंगा कि आप लोग 11th के स्टूडेंट हो, और ऑब्वियसली 11th की तो हो यार। बस इतना ध्यान में रखना है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक जो बेसिक है फिजिक्स का, कुछ नहीं आता है। ठीक है। इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो फिलहाल मैं यहाँ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो एंट्रेंस में काम आता है। ठीक है। आपके फिजिक्स में जो काम आता है वो मैं क्लास में आपको करा देता हूँ। ठीक है। उसके लिए अगर लगा तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। और ये जो वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वो वीडियो स्पेशली यूनिट एंड मेजरमेंट पे रहेगा, जो शायद 1 2 3 क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। एक और बात याद रखना, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको फिजिक्स कुछ नहीं आता है। इसीलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग जिनको ऑलरेडी ये चीज आती है उनको सिर्फ रिवीजन के तौर पे इसको लेना है। बाकी जिनको कुछ नहीं आता है उसको डिटेल में A to Z पूरा कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जानबूझ के मैंने वैसे किया। बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करें। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, देखो फिजिक्स जो वर्ड आया है एक्चुअल में वो एक बहुत बढ़िया ग्रीक वर्ड था। उसका एक नाम था फिजी, कुछ तो भी नाम था, उसका मीनिंग था। फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग पता है क्या है? फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है नेचर। फिजिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? नेचर। जैसे फिजिक्स के पहले जो इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ते हैं, ये बस मैं लिखूंगा कुछ नहीं, बस ऐसी बातें बताऊंगा 2 मिनट के लिए। देखो स्टार्ट कहां से होता है बोलो भाई? साइंस। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर आपने अभी अभी बोला कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन लिखना चालू कर दिए। अरे थोड़े थोड़े वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा ना, इसका डेफिनेशन थोड़ी ना लिखूंगा मैं, है ना। बोलो बोलो, आप लोग 12th में आए हो तो आपने लिया क्या है बोलो? अरे क्या लिया है? कौन सा सब्जेक्ट लिया है? साइंस लिया है ना। तो साइंस में है क्या एक्चुअल में? आपको पता होना चाहिए। साइंस क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर। क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनॉन। एंड फिनोमिनॉन बोलेंगे, सिंपल। फिनोमिनॉन क्यों बोला मैंने? क्योंकि नेचर में जो नेचुरल फिनोमिनॉन्स होते हैं या आर्टिफिशियल फिनोमिनॉन्स जो होते हैं, उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हम बेसिकली पढ़ते क्या है? साइंस। समझ में आया? साइंस होता क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड फिनोमिनॉन। उसके फिनोमिनॉन, नेचर में जो फिनोमिनॉन हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल, अरे कौन से नेचर? हमने नेचर में क्या क्या देखा है आजू बाजू में? नेचर में क्या आपने रिफ्लेक्शन देखा है क्या? आईना देखते हो घर में? रोज ही सुबह उठते हो, सुबह जाते हो, कहाँ जाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जाने के बाद जब घर पे आते हो, घर पे मतलब रूम के अंदर आते हो, तो एक चीज आप नोटिस करते हो, आईने में आपकी इमेज आपको दिखती है, तो क्या है वो? रिफ्लेक्शन। अरे वो तो नेचुरल फिनोमिनॉन ही है ना। मुझे पता है उसको किसी तरीके से सिल्वर कोटिंग का एक मिरर बनाया गया है, और वो भी आर्ट आ तो सकता है ना भाई, लेकिन रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं से तो आया होगा। जैसे पानी में आप अपनी इमेज देख सकते हो, हाँ देख सकते हो, तो बोलो भाई कौन सा फिनोमिनन है? वो रिफ्लेक्शन। तो ये नेचर में चीजें होती है। ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे आजू बाजू में हमें दिखती है, जो चीजें साइंस में आती है वो ऑब्वियसली नेचर में आ रही है, और उसमें कोई ना कोई फिनोमिनन यूज होगा। बहुत सारे है। ये देखो जैसे मैं नहा रहा हूं, तो नहाते टाइम पे क्या होता है बोलो? मजा आता है। अरे लेकिन नहाते टाइम पे मजा आना इज नॉट नेचर। नेचर का ये नहीं हो, क्या बोल सकते हो उसको? नेचर का पार्ट नहीं आएगा वो। मजा आना वो अलग पार्ट हो गया। हम बोल रहे हैं जब हम नहाते हैं तो हम गीले होते हैं, तो होते हैं ना। नहाने के टाइम पे जब हम गीले होते हैं तो गीला होना क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है सरफेस टेंशन। उसका रीजन क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर।
क्योंकि वाटर में क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है जो हमारे सॉलिड बॉडी को किसी किसी को गीला कर सकता है। वो समझ लो अगर आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी किसकी वजह से चलती है बोलो? पानी से, है ना? नहीं भाई, पानी नहीं, फ्यूल, या तो डीजल या पेट्रोल से चलेगा। तो जो डीजल या पेट्रोल हम डालते हैं इंजन में डालते हैं, तो इंजन में कोई ना कोई प्रोसेस तो होती होगी, अरे हाँ या ना? तो वही प्रोसेस में हम फिनोमिनॉन बोलेंगे, जैसे कॉम्प्रेशन हो गया, एक्सपांशन हो गया, ऐसे कुछ फिनोमिनॉन्स उसमें होते हैं। फिनोमिनॉन नहीं बोलेंगे, प्रोसेस बोल सकते हैं उसमें, ठीक है? तो हो रहे हैं ना भाई, नेचर में ही हो रहा है ना वो, बराबर है। इसका मतलब साइंस क्या होता है भाई? नेचर की स्टडी, और उसमें जो फिनोमिनॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं उसकी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इवन स्टडी नहीं करेंगे, उसको स्टडी करके हम कुछ लॉज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लॉज। अरे बनाएंगे ना, न्यूटन बाबा, ये देखो भाई, न्यूटन बाबा क्या थे? सेब, एप्पल, एप्पल के नीचे बैठे थे सॉरी, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसा कहानी में बोला जाता है। एक्चुअल स्टोरी ये नहीं है, लेकिन बोला तो जाता है ना। उन्होंने ग्रेविटेशन का क्या किया? ग्रेविटेशन की खोज की, मतलब इन्वेंशन किया। ग्रेविटेशन है ऐसा कुछ तो भी, है ना? कोई चीज उन्होंने देखा होगा, ऊपर फेंकी और वही चीज उनको नीचे आते हुए दिखी, तो उन्होंने क्या किया? नेचर में कुछ स्टडी किया और स्टडी करके एक लॉ बना दिया, और उसी लॉ को हम आज पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। अरे पढ़ते हैं ना। जैसे उन्होंने देखा कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो ये देखो रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, अभी भी रखा हुआ है, तो न्यूटन सर न्यूटन सर क्या बोलते पता है? न्यूटन सर बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा। क्या बोलते सर? ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक हम इस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते। ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन लोगों को पता नहीं कौन सी, क्या बोलते उसको, थी, तो वो लोग चालू हो जाते हैं भाई। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो रहने दो ना, उस पे काय को स्टडी कर रहे हो तुम लोग? क्यों स्टडी करने? नहीं भाई, काम की बात है। अरे मुझे एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इसकी स्टडी कर रहे हैं ना, ये नेचर में ही तो है। इसको भी स्टडी करके उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला गया है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है भाई? साइंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? नेचर की, और उसमें जो फिनोमिनॉन होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। पक गया ना? समझ में आया साइंस क्या है भाई? और साइंस को उन्होंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है पता है? 3 पार्ट। 3 नहीं बोलेंगे, 2 ही पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है? साइंस को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीसरा पार्ट क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन बेसिकली साइंस को 2 ही पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है भाई स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। किसकी स्टडी करेंगे बोलो? वो चीजें जिनमें जान होती है। अरे समझ में आया क्या? लिविंग थिंग्स की स्टडी अगर हम करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? अगेन साइंस पढ़ेंगे। और ऑब्वियसली लिविंग थिंग की जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट आता है जिसको आप लोग बायोलॉजी के नाम से पढ़ते हो। अरे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? बोल दो भाई। बायोलॉजी में हम क्या लिविंग थिंग के बारे में पढ़ते हैं? हाँ या ना? अरे बोलो, इंसान लिविंग थिंग है ना? जानवर लिविंग थिंग है ना? आप लोग लिविंग थिंग हो कि नहीं हो? मुझे पता है आप लोग इंसान जानवरी में नहीं आते हो, कोई दूसरे प्रजातियों के हो, लेकिन हो तो प्राणी लिविंग थिंग में आते हो ना यार। तो लिविंग थिंग मतलब बायोलॉजी की, मतलब लिविंग थिंग की स्टडी करना मतलब वहां आता है बायोलॉजी। क्या बायोलॉजी में प्लांट की स्टडी भी की जाती है? हाँ, प्लांट की स्टडी को बॉटनी बोला जाता है, और इंसानों की या जानवरों की स्टडी को जूलॉजी बोला जाता है, शायद, जहां तक मुझे लगता है। जू मतलब जंगल, बराबर, बिल्कुल सही है, शायद। अरे आता ना? तो सिंपल है, वो मुझे आइडिया नहीं है, मुझे बायोलॉजी नहीं आता है भाई। चलो, अगर समझ लो हम स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग पढ़ रहे हैं, स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग, अगर हम नॉन लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं तो उसमें दो सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है फिजिक्स और एक आता है केमिस्ट्री। एक और बात मैं बता दूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। देखो, लिविंग थिंग की स्टडी में बायोलॉजी तो आता ही है, लेकिन कुछ हद, मतलब बहुत कम कंटेंट हमें ऐसा देखने को मिलेगा लिविंग थिंग की स्टडी में, जहां कहीं कहीं पे फिजिक्स भी यूज होता है और केमिस्ट्री भी यूज होता है। क्या क्या यूज होता है? फिजिक्स भी यूज होता है और केमिस्ट्री भी यूज होता है। समझ में आया? जैसे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है
तो हम रेट ऑफ फ्लो निकालते हैं, तो वो किस में आता है? फिजिक्स में आता है। रेट ऑफ फ्लो निकालना, ब्लड का रेट ऑफ फ्लो निकालना, ये अभी आपको समझेगा नहीं, लेकिन आया ना फिजिक्स में। अरे आया ना, समझ में आया क्या? जैसे बॉडी का पानी जो है, बॉडी के अंदर में जो पानी होता है, वो पानी जो है वो हमारे बॉडी के बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ पसीना। स्वेटिंग आती है ना आपको, पसीना नहीं आता क्या? तो पसीना आता है ना, तो वो किसकी वजह से आता है? वो मुझे पता है भाई, उसमें बायोलॉजी भी है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है, वो भी फिजिक्स में आता है, उसको कैपिलैरिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? कैपिलैरिटी। ठीक है, कैपिलैरिटी बोलते हैं उसको। तो उसके रीजन, वो रीजन अगेन फिजिक्स आता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर हम लिविंग थिंग की स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी ही मिलेगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पे कहीं कहीं पे फिजिक्स भी यूज होता है और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो यूज होगा ना, जब खाना खाओगे तो खाना कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां रिएक्शन नहीं होते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना हमारे बॉडी में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कुछ हद तक कुछ ना कुछ रिएक्शन तो करता ही होगा। जैसे पॉइजन खा लिया मैंने, अब उसको पॉइजन को तोड़ना है, तो हम क्या करते हैं? गोलियां, मतलब डॉक्टर क्या करता है? इंजेक्शन देता है ना, तो वहां पे भी तो ड्रग्स ही होता है। वो ड्रग्स और ये ड्रग्स कुछ ना कुछ रिएक्ट करके शायद उसको तोड़ के कुछ तो भी उसको जिंदा कर देता है इंसान को। ऐसा कुछ होता है ना? अरे होता है ना, मतलब क्या? वहां पे रिएक्शंस होते हैं। तो रिएक्शंस मतलब केमिस्ट्री, मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों आ सकता है, लेकिन बहुत कम। समझ में आया? और जैसे जो हमारी नॉर्मल डे टू डे रूटीन्स होती है वो बायोलॉजी में ही आते हैं। प्लांट के बारे में भी, प्लांट में भी फिजिक्स काम आता है, कैपिलैरिटी अगेन। ठीक है, बोलो भाई, व्हाट इज साइंस? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिनॉन। साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट होता है भाई, क्या होता है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग, मोस्टली बायोलॉजी आएगा उसमें, और स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग मोस्टली फिजिक्स आएगा या केमिस्ट्री आएगा। समझ में आया? अब आप सोच रहे होंगे सर ये तीसरा एरो क्यों दिया? क्योंकि अगर मुझे ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फिजिक्स, तो बिना इसका यूज किए हम नहीं पढ़ सकते। मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिक्स सिंपल है, इसको हम बोल सकते हैं ये ऐसा एक टूल है। टूल मतलब बोल सकते हैं औजार। जैसे कोई, जैसे समझ लो जैसे पुराने जमाने में तलवारों से क्या होता था? वार होती थी, ऐसे करते थे ना शिवाजी महाराज वाले लोग होते, तो वो लोग क्या करते? तलवार लेके जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे गन नहीं थी। तो मुझे बताओ, कोई ऐसा इंसान होगा क्या जो बिना तलवार के लड़ने को चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। वैसे ही यहाँ पे खेल होने वाला है भाई। मुझे फिजिक्स पढ़ना है लेकिन मुझे मैथ्स नहीं आता, तो कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे भाई, फिजिक्स जमेगा ही नहीं आपको। बहुत कम, ना कि आधा फिजिक्स आएगा, आधा कचरे में जाएगा। मतलब मैथमेटिक्स क्या होता है? ये ऐसा टूल होता है जो हमें कहां काम आता है? बोलो, फिजिक्स में काम आता है। बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। इसीलिए मैं बोलता हूं ये मैथमेटिक्स का जो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट वाला जो होता है, या बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हो गया, बहुत सारी चीजें, उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं। ये आप लोग प्लीज उस वीडियो को भी आप लोग कंप्लीटली देख लेना और समझ लेना उसको। ठीक है, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर। ठीक है, बस इतना ही बताना था मुझे, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया था मैं कुछ लिखूंगा नहीं, और मैंने कुछ लिखा क्या? बताओ, लिखा क्या कुछ? फिर कुछ भी नहीं लिखा मैंने। वही तो बोल रहा हूं यार, आप लोग टाइम पास करते रहते हैं यहाँ पे। चलो बढ़ते हैं आगे। शुरू कहां से करते हैं भाई? शुरू होता है, वो होता है भाई फिजिकल क्वांटिटी से। कहां से शुरू होता है? बोलो, फिजिकल क्वांटिटी से शुरू होता है। सर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है सर? अच्छा देखो, बहुत सिंपल है भाई। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, और जिसका यूज करके हम किसी लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया क्या? डिस्क्राइब कर सकते हैं। अरे बोल सकता हूं ना। देखो बहुत सिंपल है, जैसे एग्जांपल मैं पूछता हूं, समझ लो आप लोग मेडिकल हॉस्पिटल में गए, मेंटल वाले हॉस्पिटल में, ठीक है, और वहां आप लोगों को बोला गया कि चलो आओ 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 आपका मेंटल चेकअप कराओ।
है ना। मेडिकल चेकअप कराने के बाद आपको पता चला कि आपके 2 किडनियां है ही नहीं, तो बोलो क्या पता चला आपको? आपको कुछ नहीं पता चला। जो आपके साथ में जो आया था उसको पता चला कि आप डेड बॉडी हो, आप मर चुके हो, क्योंकि आपकी किडनी ही नहीं है ना। चलो, मैं जोक सपाट में ये बातें नहीं बताने वाला था। आप मेडिकल गए, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, वेइंग मशीन देखी है आपने, जहां पे आप वेट मेजर करते हो, मास मेजर करते हो, एक्चुअली में वेट नहीं, मास। तो क्या मेजर करते हो आप? मास। क्या करते हो? मास। अरे क्या आप मास को मेजर करते हो ना? करते हो कि नहीं करते हो? अरे हाँ सर, मैं तो मेजर करता हूं। एक वेइंग मशीन होती है, उसके ऊपर इसमें क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है ऐसे, और वहां पे कुछ तो भी लिखा होता है, 40, 50, 60 कुछ तो भी लिखा होता है सर। अरे वही तो मैं बोल रहा हूं भाई, आप लोग मेजर कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हो? मास। तो मास कौन सी क्वांटिटी हो गई बोलो? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? ये जो मार्कर आपको दिख रहा है, क्या इसका लेंथ आप मेजर कर सकते हो? हाँ। कैसे मेजर करोगे बोलो? सिंपल है भाई, मैं स्केल ले लूंगा, यहां से यहां ऐसे चेक करूंगा, बोलूंगा अरे ये 15 सेंटीमीटर है। अरे मेजर कर सकता हूं ना, तो लेंथ भी मेजर किया जा सकता है, तो वो भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? टेम्परेचर मेजर करना है, कैसे करेंगे? सिंपल है सर, मैं गैस पे क्या करूंगा, एक तवा रखूंगा, तवे को गर्म करूंगा और वहां पे बैठ जाऊंगा, फिर मजा आएगा सर मुझे, और जो मजा आएगा तो मैं बोलूंगा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना। अरे टेम्परेचर को मेजर करने का ये तरीका आप नहीं अपनाना, यूज नहीं करना। टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए एक डिवाइस बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में थर्मोमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थर्मोमीटर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अरे करेंगे क्या? ट्राई करके देखना, मजा आया तो और एक बार करना, और मजा आया तो हाँ जबरदस्त। चलो बढ़ते हैं भाई। तो ये बात समझ गई, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम में क्वेश्चन, स्कूल लेवल पे, बोर्ड पे आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या होता है, द क्वांटिटी which can be the quantity which can be measure the quantity which can be measure and which is used to describe लॉज ऑफ फिजिक्स। अरे समझ में आया क्या? जिसको किसके लिए यूज किया जाता है बोलो? फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए। समझ में आया? विच इज यूज टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। समझ में आया? इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है और जिसका यूज करके हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पक्का? 100%। चलो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हमने किससे डिनोट किया है? क्यू से। सपोज क्यू इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, हाँ या ना? पता है आपको, फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। कितने चीजों की? 2। पहला तो होगा भाई, पहला होगा मैग्नीट्यूड। क्या होगा बोलो? पहला होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा होगा यूनिट। समझ में आया क्या? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए हमें 2 चीजें लगती है, एक लगता है मैग्नीट्यूड और एक लगता है यूनिट। समझ में आया? सिंपल एग्जांपल दे देता हूं मैं। समझ लो मैंने बोला मास, तो बोलो मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला मेरा मास 60 kg है। क्या है? 60 kg। तो व्हाट इज 60 हियर? 60 इज अ मैग्नीट्यूड एंड kg इज अ यूनिट ऑफ मास। अरे समझ में आया क्या? मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास में जो नंबर बताया वो नंबर को मैग्नीट्यूड बोला जाएगा और केजी क्या हो जाएगा? इस मास का यूनिट हो जाएगा। समझ में आया? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजें लगती है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। पक्का? समझ गया? 100%। चलो बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसा लिख सकते हैं Q विल बी इक्वल टू N इंटू यू, वेयर N इज अ मैग्नीट्यूड एंड U इज अ यूनिट। ठीक है, आप लिख सकते हो। पहले ही बोल रहा हूं, कॉपी कभी भी ध्यान साथ में नहीं रखना मेरे वीडियो देखते टाइम में। ठीक है, सारा ध्यान इधर होना चाहिए, पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिखना तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है, बढ़े आगे ताकि आपका बाद में रिवीजन हो जाए। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अरे फिजिकल क्वांटिटी को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। चलो क्या देखते हैं बोलो? क्लासिफिकेशन ऑफ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअल में क्लासिफिकेशन कुछ अलग तरीके का हम यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में पहला क्लासिफिकेशन आएगा, वो आएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। मतलब ये किस पे डिपेंड करते हैं, उसके बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? दो पार्ट में, ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। पहला पार्ट कौन सा है बोलो भाई? फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया क्या? पहला पार्ट क्या होता है? ये आएगा स्कूल में, 100% पूछेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसा बोलेगा, व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ में आया? बहुत इजी है भाई। बोलो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको मेजर कर सकते हैं और जिसका यूज करके लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब फंडामेंटल देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आया क्या बोला? देखो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which do not depends upon other physical quantity। अरे बोलो समझ में आया क्या मैंने जो बोला? ठीक है, इस कॉल्ड आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे आलस आ रहा है। अरे समझ में आया क्या? आलस नहीं यार, मतलब आपको लिखना आएगा यार, आप समझदार लोग हो, मुझसे भी ज्यादा हो, ठीक है। बोलो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आया? जैसे मास, बोलो मास टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? जैसे मैंने बोला आपने अभी आपका मास मेजर किया, वो है 60 किलो। कहाँ मेजर किया? घर के अंदर, और घर पे एसी लगा के मेजर किया। मतलब घर पे वेइंग मशीन है, एसी लगाया, ये टेम्परेचर हो गया जबरदस्त ठंडा हो रहा, पूरा रूम हो गया ठंडा, बॉडी हो गई ठंडी, और ऐसा ऐसा आप कर रहे हो और आप अपना मास मेजर कर रहे हो। आपने देखा 60 kg, फिर आप धूप में गए एकदम से, और धूप इतनी कड़कती धूप है, टेम्परेचर है कितना? 90 डिग्री सेल्सियस। अरे बाप रे, 90 ज्यादा हो गया क्या? 45, नागपुर का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, और वहां पे आपने अपना मास मेजर किया और आपको नोटिस हुआ अरे आपका मास कितना है? 60 किलो, उतना ही है। अरे फर्क पड़ेगा क्या? मोस्टली फर्क नहीं पड़ेगा, नो डिफरेंस। क्योंकि आज ही ऐसा नहीं बोलो, नहीं तो आप बोलोगे सर मैंने आज 1 जनवरी को मैंने मेरा मास मेजर किया था, सर मेरा मास तो 60 किलो आया था। फिर मैंने सर जून जुलाई अगस्त में मैंने मेजर किया तो सर मेरा मास ना 55 kg हो गया। टेम्परेचर बढ़ गया ना सर? टेम्परेचर तो बढ़ गया। अरे टेम्परेचर छोड़ो, टाइम तो चेंज हुआ ना भाई। टाइम छोड़ो, अपना जो खाना खा रहे थे आप वो तो चेंज हुआ ना। वो खाना इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। आप लोग एक्सरसाइज करोगे तो मास तो चेंज होगा ही ना। अब मैंने बोला किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। वो एक्सरसाइज इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, तो एक्सरसाइज पे वो डिपेंड कर सकता है मास अपना। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप मोटे हो जाओगे, नहीं करोगे तो पतले रह जाओगे। बराबर है? बराबर। चलो, अरे व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। समझ गया? चलो अब बोलो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? याद रखना, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी होती है बोलो? फंडामेंटल कितनी होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, याद रखना है। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है? 7, टोटल 7 होती है भाई। सातों की सातों याद रखना है, आपको काम आएगा। देखो कौन सी होती है। सबसे पहले इजी वाले हम देखेंगे जो हमने 10 तक सुने थे।
पहले नंबर पे आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो मास, मास, मामा मास, फिर से बोलो मास, है ना? अरे सुना है ना? दूसरा बोलो क्या लेंथ सुना है? हाँ सर। अरे बोलो क्या टाइम सुना है? हाँ सुना तो है, रोज ही सुनते हैं सर, मम्मी बोलती है टाइम हो गया, टाइम हो गया, उठ जा। अरे बोलो टेम्परेचर सुना है क्या? हाँ बराबर है सर, सुना है ये भी, टेम्परेचर तो सुनते ही है। अरे बोलो क्या इलेक्ट्रिक करंट, करंट के बारे में सुना है क्या? हाँ सर सुना है, हमारे घर में रोज करंट आता है, रोज करंट जाता है क्योंकि हम गांव में रहते हैं। अरे बोलो ये दो चीजें नहीं सुनी है आपने, एक आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या आएगा बोलो? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आखिरी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या आएगा बोलो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इनके यूनिट्स भी होते हैं और इनके डायमेंशंस भी होते हैं, बाद में देखेंगे। ठीक है, बड़े आगे पक्का 100% फंडामेंट, ये इतना आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा कॉलेज स्कूल में। ठीक है, क्या पूछेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, तो क्या बोलोगे? ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो टोटल 7 होती है, सातों के सातों नाम लिख देना, खत्म। समझ गया क्या? पक्का। इसके बारे में और हम बाद में और डिस्कस करेंगे, इसके यूनिट के बारे में। चलो नेक्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। चलो बोलो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है सर? नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है वो होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी? डिराइव्ड। चलो सेकेंड क्वांटिटी जो होती है वो होती है डिराइव क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है बोलो भाई? डिराइव क्वांटिटी। अहो हो अहो 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 डिराइव। अच्छा सर डिराइव क्वांटिटी क्या होती है सर? अरे सिंपल है ना, फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो डिराइव किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे। सिंपल है। इसकी 2 तरीके से डेफिनेशन लिख सकते हो आप, इजी बताऊंगा और अलग भी बताऊंगा। देखो सबसे इजी डेफिनेशन है the physical quantity ठीक है, which depends upon fundamental quantity। अरे बोलो समझ में आया क्या डेफिनेशन? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी, इसके बाद लिखना इज कॉल्ड या इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आया? इसका एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ऐसे, कैसे? हाँ, द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी expressed in terms of फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया? मतलब ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है, या तो ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो आपको इजी लगे वो लिखना, दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया क्या? पक्का। और डिराइव्ड क्वांटिटी बहुत सारी होती है। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी बहुत सारी है। इसके एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल अभी बताऊंगा, बाद में तो समझाऊंगा ही मैं, अभी बस 1-2 एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे इजी एग्जांपल है भाई स्पीड। अरे स्पीड आपने पढ़ा होगा, क्या होता है फॉर्मूला? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये अब मैं आपको अभी मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, 1 डायमेंशनल मोशन, इसमें पढ़ाया था, है ना? स्पीड क्या होता है बोलो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे बोलो टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ लेंथ इज अगेन अ फंडामेंटल। तो दोनों फंडामेंटल पे कौन डिपेंड कर रहा है? स्पीड। अरे हाँ या ना? इसीलिए स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस एंड टाइम, दोनों की वजह से स्पीड आया है। अरे आया कि नहीं आया? तो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। जब वैसे ही फोर्स हो गया, ठीक है, वर्क डन हो गया, पावर हो गया, अरे एनर्जी हो गई, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती है। डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम वगैरह 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 वगैरह। इसके बारे में मैं एक आगे में आएगा, वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है।
लेने का है क्या, नहीं लेने का ही, बढ़वा गया। ठीक है, ठीक है, समझ गया। 3 मार्क का भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, व्हाट आर फंडामेंटल एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल लिखना, डिराइव लिखना, डिराइव के 1-2 एग्जांपल लिख देना। ठीक है, चलो तो ये लिखो है भाई, हो गया। चलो अब बोलो, अब तक मैंने क्या पढ़ाया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो जिसको हम मेजर कर सकते हैं और जिसका यूज करके हम किसी लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया मैंने, फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल किसी पर डिपेंड नहीं करता और डिराइव फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। फंडामेंटल कितनी होती है, 7, और डिराइव कितनी होती है, बहुत सारी। वो बहुत सारी हो सकती है और डिपेंड करेगा हम कितने पढ़ते चलेंगे, हम याद भी नहीं होगा हमको कितनी है, तो करके याद ही भी नहीं आएगा भाई। अरे बोलो, समझा क्या, समझ में आया पक्का। 2 मिनट कुछ रहेगा क्या, नहीं ना। गीला हो गया ये, हाँ क्या हुआ, सॉरी, बढ़ते आगे हम, बढ़े, चलो। अच्छा, अरे सर आपने थोड़ी देर पहले बताया फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए 2 चीजें लगती है, एक लगता है मैग्नीट्यूड और दूसरा लगता है यूनिट। सर ये यूनिट क्या होता है। अरे हाँ, यूनिट तो है, वही बात तो सही है सर। अरे यही तो शुरू करेंगे हम अभी, यूनिट। ओ हो, ये क्या है सर, यूनिट। यूनिट क्या है सर, यूनिट यूनिट यूनिट, अरे ये तो ऐसा लग रहा सर, अरे यूनिट मतलब एक, ऐसा लग रहा है लेकिन वो है नहीं। ठीक है, मैं यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान से गौर फरमाइएगा, हम अभी शायरी मारने नहीं वाले हैं। ठीक है, अरे यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अगेन ये भी क्वेश्चन आपके स्कूल में पूछा जा सकता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने वाला हूं। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल, सोचो मैंने आपको पूछा होता आपका मास कितना है, तो आपने क्या बोला 40। बस 40 बोलने से चल जाएगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब सोचो आपने बोला मेरा नाम है लोकेश, आपने बोला मेरा मास है सर 40 लोकेश। क्या है, 40 लोकेश। इसका मतलब क्या हो गया, लोकेश यूनिट हो गया मास का। लेकिन सोचो ये सिर्फ आपको ही पता है कि मास का यूनिट लोकेश है ना। अब मैंने किसी और को पूछा सवाल और उसने बोला सर मेरा मास है 50 प्यूमा। क्या बोला, 50 प्यूमा। फिर वो पागल हो, तुम पागल हो जाओगे, अरे मैंने तो साला लोकेश बोला था और ये प्यूमा पूमा कुछ तो भी बोल रहा है। अरे नहीं, मजा नहीं आया। फिर तीसरे को सवाल पूछा, उसने बोला मेरा मास है सर 60 न्यूटन। ओ हो, फिर तुम और पागल हो गए, तुमने बोला साला मैंने बोला तो 40 लोकेश था, फिर बाजू वाले ने बोला तो 50 प्यूमा था, अब ये 60 न्यूटन बोल रहा है। ये चक्कर क्या है, अलग अलग क्यों यूज हो रहा है, मजा नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को बताने के लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ही रखना पड़ेगा ना। जैसे वो स्टैंडर्ड सबको पूरी दुनिया को पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि मास का यूनिट केजी होता है, तो आपके बाजू वाले को भी पता ही होना चाहिए ना कि उसका भी मास यूनिट केजी ही होगा वो। तो आप तभी तो आप भी केजी बोलोगे और वही केजी बोलेगा। अरे बोलेगा ना, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। और वो स्टैंडर्ड एक कंट्री में दिया जाता है, मतलब वो कंट्री का नाम मुझे याद नहीं, रशिया या अमेरिका में कहीं पे वो होता है। एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बैठाई जाती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर नई वाली डिराइव हो रही है तो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठाया जाता है और उनको वहां पे बोला जाता है कि इसका यूनिट हमें ये रखना है। अगर बहुत सारे लोग उसको उनसे कन्विंस हो जाते हैं तो वो उस यूनिट को स्टैंडर्ड कर देते हैं, मतलब पूरी दुनिया में उसका यूनिट यही यूज होगा। जैसे लेंथ, पूरी दुनिया में लेंथ को ऐसा यूनिट के तौर पे मीटर बोला गया है। क्या बोला गया है, मीटर। टेम्परेचर बोला मैंने, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या बोला गया है, केल्विन। क्या बोला गया है, केल्विन। तो पूरी दुनिया में टेम्परेचर को केल्विन में मेजर किया जाएगा ऐसा यूनिट के तौर पे।
बाकी और भी यूनिट्स उसके होते हैं, लेकिन नॉर्मली बोले तो केल्विन ही ऐसा यूनिट के तौर पे यूज किया जाएगा। मतलब क्या है इसका, समझ गया क्या? यूनिट क्या होता है? एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है जिसको किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। समझ गया हिंदी में मैंने जो बोला? क्या बोला? ऐसा स्टैंडर्ड जिसको यूज किया जाएगा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। समझ गया? जैसे मैं इंसान हूं, समझ लो, ठीक है? समझना क्या है, हूं। तो मैंने एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव कर लिया, समझ लो फिजिकल क्वांटिटी कुछ तो भी है, वो कुछ तो भी मेजर करता है। मैंने बोला बोलो ये कितना है, क्या कितना है, ये कितना है। तो आपने बोला ये 20 लोकेश है। कितना है? 20 लोकेश का यूनिट हम कैपिटल एल लिखते, पूरा स्मॉल लिखते ना, 20 लोकेश है। अरे बोलो समझा क्या? चलो कोई भी दूसरा नाम ले लेते, बी ले लेते, ठीक है? अरे भले बड़े क्या, बोलो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या ले लिया? लोकेश। कहां पे मैंने लिया? मैं कहा गया था? अमेरिका गया था। वहां जाने के बाद मैंने बोला मैंने ये फिजिकल क्वांटिटी बनाया, चलिए सब लोग इसका यूनिट लोकेश निकल लिख देते हैं, तो हो गया। एक स्टैंडर्ड रख दिया मैंने, बोलो रखा ना? यही स्टैंडर्ड इसको मेजर करने के लिए यूज हो रहा है, तो मैं बोलूंगा द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एट यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ गया? बोलो क्या आएगा डेफिनेशन? द रेफरेंस स्टैंडर्ड, रेफरेंस बोलेंगे, रेफरेंस स्टैंडर्ड used for measurement of any physical quantity is called unit of that physical quantity। अरे बोलो समझ में आया क्या? उसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बोला जाएगा ना। जैसे मैंने फोर्स को मेजर किया तो न्यूटन, तो न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। मास बोला तो केजी, केजी किसका यूनिट है? मास का। तो इसीलिए ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी बोला मैंने, समझा? ऐसा स्टैंडर्ड जिसको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा। बहुत सिंपल है, समझ में आया क्या? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसके क्लासिफिकेशन में बाद में पढ़ाऊंगा, शायद आगे में आएगा, लेकिन इसके पहले मैं सिस्टम ऑफ यूनिट बता देता हूं आपको। क्या बता देता हूं मैं? सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ गया? पहले तो ये डेफिनेशन लिख लो। यूनिट्स एग्जांपल लिख सकते हो, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एग्जांपल फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है? बोलो फोर्स का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है न्यूटन। सिंबल क्या होता है इसका? सिंबल कैपिटल एन। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल एन। ठीक है, जैसे मास बोला मैंने, मास का यूनिट क्या होता है? बोलो किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या होता है? केजी। अरे होता है कि नहीं होता है? बाकी बहुत सारे क्वांटिटीज ऐसी हो सकती है। ठीक है, दिस आर यूनिट ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। इसका ये है, सॉरी इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, बड़े आगे चलो, लिख सकते हो इसको भी। कहा गया डस्टर? ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार, सुन सदाई दे रही है मंजिल प्यार की। वाह, क्या बढ़ते हैं आगे। प्यार को दूर रखिए, प्यार से दूर रहिए भाई। प्यार एक धोखा है, ये मैंने सीखा है। कब से सीखा है? जब से मैं 12th के बाद इंजीनियरिंग में गया था। चलो बढ़ते हैं आगे। 12th के पहले तो हमें कुछ सीखना होता नहीं है। प्यार हमें क्या लगता है? अरे बाप रे, हम अभी क्या कॉलेज लाइफ में आ गए, प्यार करेंगे, मौज करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या है ना। फिर बोलते ए क्या बोलती तू, है ना। चलो बढ़ते हैं भाई। बोलो क्या बताने वाला था मैं अभी आपको? सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बताने वाला था? बोलो
यूनिट के कितने सिस्टम्स होते हैं? यूनिट के सिस्टम पता है कितने होते हैं? बहुत सारे नहीं होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। सिस्टम ऑफ यूनिट 4 टाइप के होते हैं भाई, 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं बोलो? 4। अच्छा 4 बताओ कौन से सर? पहला सिस्टम होगा भाई CGS, सिस्टम ऑफ यूनिट। समझा क्या? बोलो भाई। ये याद रखना है, ये आपके कॉलेज में पूछा नहीं जाएगा, ये बस याद रखने वाला पार्ट है, ठीक है। बोलो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है? CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है MKS। कौन सा होता है बोलो? दूसरा कौन सा होता है? MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो होता है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। और चौथा सिस्टम जो होता है वो होता है SI यूनिट। कौन सा होता है? SI यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया क्या? ये 4 टाइप के सिस्टम्स होते हैं और मोस्टली आपको ये 2 यूज करने होते हैं। ये 3, ये बहुत कम आएगा, ये 3 काम आएंगे ज्यादातर, ठीक है। बड़े आगे तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो CGS सिस्टम ऑफ यूनिट मतलब क्या होता है? बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। पता है क्या? अगर ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें मैं लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करता हूं। किस में मेजर करता हूं? सेंटीमीटर में मेजर करता हूं। और मास को ग्राम में मेजर करता हूं और टाइम को सेकंड में मेजर करता हूं। इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो, अ सिस्टम इन विच लेंथ is measured in a centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second is known as CGS system of unit। समझ में आया? ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, उसको CGS सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। समझा? वैसे ही MKS, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम और सेकंड मतलब सेकंड। मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, मास को किलोग्राम में मेजर किया जाएगा और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाएगा। समझ में आया क्या? तो वो कहलाएगा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। समझ में आया? ये बोलो, ये क्या है? ये है फुट, T से पाउंड और ये आएगा सेकंड। देखा कितना अच्छा सुर लगाया मैंने। लेंथ को फुट में मेजर किया जाएगा, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। समझ में आया? और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स होते हैं। जो एक कॉन्फ्रेंस जो बोला था ना मैंने, अमेरिकन स्टैंडर्ड में उसको रखा जाता है। अमेरिकन भी होता है वो, मोस्टली याद है मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला क्या? ऐसा यूनिट जो ऐसे यूनिट्स होते हैं जो सिंपल यूनिट्स होते हैं, बहुत सिंपल, जैसे फोर्स, ठीक है। इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं, इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला जाता है। जैसे देखो ऐसा यूनिट के एग्जांपल बता रहा हूं मैं। न्यूटन इज अ ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। समझ में आया? जूल इज अ ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। एम्पियर इज अ ऐसा यूनिट ऑफ करंट। बहुत सारे हैं। समझ में आया? जैसे मीटर बोला, मीटर, तो मीटर किस में आ सकता है? MKS में भी आएगा और SI में भी आएगा। समझा? सेकंड बोला, सेकंड किस में आएगा बोलो? तीनों में आएगा। लेकिन सेकंड तीनों में तो आता ही है, लेकिन वो अगेन SI यूनिट भी होता है। समझ में आया क्या? ठीक है। जैसे मैंने बोला मास का SI यूनिट क्या है? kg, किलोग्राम। सेम ये MKS भी होता है, ग्राम नहीं आएगा। ग्राम इज अ CGS यूनिट, ठीक है। बढ़ो आगे। SI यूनिट में ये दोनों लगभग सेम है, ऐसे समझ के चलो। ये यूनिट दोनों सेम ही है लगभग, लेकिन कुछ कुछ यूनिट ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, जैसे कि
मैं अभी आगे बताता हूँ, मैं एग्जांपल आपको ही समझ में आ जाएगा कौन सा एमकेएस है, कौन सा एफपीएस है, कौन सा एमकेएस है, कौन सा सीजीएस है, कौन सा एसआई है। ओहो हो, चलो बढ़ते हैं भाई आगे। देखो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ इसके। गजब का है दिन देखो जरा, ये दीवानापन सोचो जरा, तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। ओहो, है ना? अच्छा, मजा आ रहा क्या? अरे तुम भी अकेले ही हो और मैं भी क्या हूं, अकेला ही हूं, लेकिन तुम भी पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ गलत नहीं सोचना, ठीक है? चलो, क्या बोल रहा था मैं अभी? एग्जाम्पल। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ओहो हो ओ हो, डूंगू डुकू डूंगू चुकू चुक 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 चुक। बड़े, चलो ये बोला मैंने फोर्स, क्या बोला? फोर्स। फोर्स का बाद में भी आएगा यार, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं, नहीं पढ़ाया होगा तो स्कूल लेवल पे आपने पढ़ा होगा। अरे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। बाद में भी आएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? चलो, अरे मास क्या होता है? मास, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। अरे मास का यूनिट क्या होता है? केजी। इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बोलो, समझ में आया क्या? अरे बोलो, लेंथ को किस में मेजर किया मैंने? मीटर में। मास को किस में मेजर किया? केजी में। और टाइम को किस में मेजर किया? सेकंड में। अरे ऐसे नहीं लग रहा क्या? अरे ये तो एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट में आएगा। हाँ बराबर, लेकिन सोचो, मैंने केजी की जगह लिखा ग्राम, मीटर की जगह लिखा सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर की जगह लिखा सेकंड स्क्वायर। अरे क्या ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? समझ गया? अब मैंने ग्राम की जगह लिखा पाउंड, सेंटीमीटर की जगह लिखा फुट, और सेकंड की जगह लिखा सेकंड स्क्वायर, तो बोलो क्या ये एफपीएस हो जाएगा? बराबर है, लेकिन सिंपल मैंने लिखा न्यूटन। क्या लिखा बोलो? न्यूटन। ये देखो कैपिटल एन, न्यूटन। बोलो भाई ये कौन सा सिस्टम हो गया? अरे ये हो गया एसआई यूनिट। अरे बोलो, समझा? पक्का? जहां पे केजी एम सेकेंड दिखा तो एमकेएस समझ लेना, जी सी एम एस दिखा तो सीजीएस समझ लेना, ऐसा तो कभी दिखेगा ही नहीं, ना के बराबर ही दिखेगा। और सिंपल न्यूटन दिख रहा है, जूल दिख रहा है, एम्पियर दिख रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, बोलो वो कौन सा यूनिट कहलाएगा? एसआई यूनिट। समझ में आया क्या? और लगभग ये दोनों यूनिट सेम ही होते हैं। जैसे मैंने बोला लेंथ, लेंथ का यूनिट यहां पे भी मीटर आएगा और यहां पे भी क्या आएगा? मीटर ही आएगा, मोस्टली सेम होते हैं। बस बड़े बड़े जो यूनिट होते हैं ना, जैसे न्यूटन, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही है, तो एमकेएस अलग और एसआई अलग हो जाता है। समझ गया? ये टॉपिक पक्का काम आएगा ये भी। हाँ, ये तीन चीजें काम आएगी, कन्वर्जन भी आएगा इसका, ठीक है? चलो नेक्स्ट, बड़े आगे, ये आप लिख के रख सकते हो। अभी मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट बताता हूँ। ये तो मैंने सिस्टम ऑफ यूनिट बताया, अभी यूनिट को क्लासिफाई करते हैं और ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और एक बात, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में सेकंड वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहां शायद मैं डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा। क्या निकालना? डायमेंशंस, ठीक है? तीसरे चैप्टर में मेरा एरर आएगा शायद, और 4 चैप्टर में मैं पूरा 4 चैप्टर नहीं बोलूंगा, 4 वीडियो में पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा, पहला वाला, ठीक है? चलो बढ़ते हैं आगे हम। बड़े कुछ नहीं बोने भाई, हड्डी दुख रही है मेरी, मेरे पास भी हड्डियां है, हड्डियों का खजाना मेरे पास। इतनी हड्डियां है, कितनी है? 206 होती है ना? हाँ 206 बराबर। बड़े आगे, अरे बड़े क्या, चलो बोलो भाई, अभी हमें क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन
ऑफ यूनिट। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट पढ़ना है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। अच्छा सर, अभी आपने थोड़ी देर पहले फिजिकल क्वांटिटी की क्लासिफिकेशन में दो क्वांटिटी बताई थी, फंडामेंटल, डिराइव। तो सर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट में भी वैसा ही कुछ है क्या? हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। देखो भाई, क्लासिफिकेशन यूनिट में पहला जो यूनिट होता है वो होता है फंडामेंटल यूनिट। कौन सा होता है बोलो? फंडामेंटल यूनिट। बहुत इजी डेफिनेशन है इसकी, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। देखो, बहुत सिंपल। ऐसा स्टैंडर्ड, क्या बोला? ऐसा स्टैंडर्ड जिसको यूज किया जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। देखो, हमने यूनिट का डेफिनेशन आता है ना हमको, सेम वैसा ही डेफिनेशन इसका भी है। देखो ऐसे, देखो आपको ऐसे लगेगा अरे ये तो पहले ही लिख चुके हैं। ये देखो, द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आया क्या? इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। अरे बोलो, जम गया क्या? समझ गई? फिर से एक बार समझ गया, एक और बार। ऐसा स्टैंडर्ड जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है। समझ गया? और ऑब्वियसली जब फंडामेंटल क्वांटिटी ही साथ है तो उसके यूनिट भी कितने होंगे? साथ ही तो होंगे ना। अरे नहीं होंगे क्या? तो सिंपल है। अरे हाँ, एक और चीज मैंने बताया नहीं, नोट कर लेना। फंडामेंटल क्वांटिटी को ही बेस क्वांटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस क्वांटिटी। और ऑब्वियसली वैसे ही फंडामेंटल यूनिट को कौन सा यूनिट बोला जाएगा? बेस यूनिट। ये नोट कर लेना, ठीक है? फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी बोला जाता है। सिमिलरली बेस फंडामेंटल यूनिट को ही क्या बोला जाएगा? बेस यूनिट बोला जाएगा। ठीक है? और बोलो, फंडामेंटल यूनिट कितने होंगे? देयर आर 7 बेसिक यूनिट बोलेंगे या फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। बोलो भाई, कौन से होंगे? चलो एक और बार, मैंने बोला था एक और बार बताऊंगा। अरे बताऊंगा बोला था ना, तो बता देना। हाँ, क्या बात है। मेरा एक्सप्रेशन कैसे चेंज करता हूं, देखा? मेरा एक्सप्रेशन चेंज, मैं तो चाहता था यार मैं एक्टर बनूं, लेकिन कैसे मेरा मूड नहीं हुआ। फिर मेरा मूड हुआ पढ़ाने का, तो मैं अभी पढ़ाने आ गया। वैसे मैं एक्टिंग भी करता हूँ घर पे, वो बात अलग है जो मेरी एक्टिंग कोई देखता नहीं। चलो बड़े आगे। पहली फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल है वो है मास। अरे इधर लिखेंगे हम फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है? चलो यहां लिखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी और यहां लिखेंगे उसका फंडामेंटल यूनिट। पहली क्वांटिटी है मास, दूसरी क्वांटिटी है लेंथ, तीसरी क्वांटिटी है टाइम, चौथी है टेम्परेचर, पांचवी है करंट, चौथी है लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवीं है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। अरे बोलो, जम गया क्या? चलो इसका यूनिट देखते हैं। चलो। अरे चलो रे डोली उठ। मास। अरे मास का यूनिट क्या होता है बोलो? किलोग्राम। इसका सिंबल भी लिख लेते। चलो, अरे बोलो इसका सिंबल क्या आएगा? केजी। क्या आएगा? लेंथ का यूनिट बोलो क्या होता है? बोलो भाई मीटर। और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल m।
टाइम का यूनिट क्या होता है बोलो, सेकेंड, और इसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल एस। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है बोलो, केल्विन, और इसको सिंबल में कैपिटल के लिखा जाएगा। करंट का यूनिट क्या होता है बोलो, एम्पियर, सिंबल में कैपिटल ए लिखा जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, क्या होता है, कैंडेला, और इसको सिंबल लिखा जाएगा सी डी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, सिंबल में लिखा जाएगा MOL। अरे बोलो समझ में आया क्या, ये याद रहेगा आपको, ये तो याद ही होंगे 5, बस ये 2 नए याद रखने हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। अरे समझ में आया क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट का पहला पार्ट, जो कि होता है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये भी कॉलेज में पूछा जा सकता है, ये भी। चलो नेक्स्ट है हमारा डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट के बाकी जो क्लास है मैं नया वाले वीडियो में ही बनाऊंगा, बस मैं डिराइव्ड यूनिट होता क्या है वो बता देता हूं, ठीक है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार, आप लोग कितने समझदार हो यार, क्योंकि आप लोगों को भी पता है वीडियो बड़ा हो जाएगा तो हम पक जाएंगे, क्योंकि लोकेश मास्टर पकाते ही इतने हैं। तो चलो भाई पढ़ते हैं डिराइव्ड यूनिट। अरे डिराइव्ड यूनिट, अरे बोलो डिराइव यूनिट क्या होता है भाई, ऐसा स्टैंडर्ड जिसको यूज किया जाएगा डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। समझ गया क्या, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने जो डेफिनेशन लिखा था, बस फंडामेंटल को हटा के आपको क्या लिख देना है, डिराइव। समझ गया, हो गया डेफिनेशन। देखो, द स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर measurement of derived quantity is called, आप लिख लेना, अरे समझा क्या। और डिराइव क्वांटिटी के डिराइव यूनिट, सही तो है, इज कॉल्ड डिराइव यूनिट, ठीक है। अब सिंपल है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, ये एग्जांपल मैं आपको कल बताऊंगा विथ एक्स्ट्रा कंटेंट, ठीक है। समझ गया क्या, जैसे एरिया, डेंसिटी, मास, एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गया, पक्का। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं एक और बार बोलूंगा, जिसको भी ये वीडियो देखना है, या कोई दूसरा जो है आपका, दूसरा जो फ्रेंड है, दूसरा आपके कॉलेज में जो होगा, उसको शायद जरूरत होगी यूनिट 1 की, यूनिट मेजरमेंट और डायमेंशन की, जिसको होता है कभी कभी डायमेंशन नहीं निकालना आता है, तो वो लोगों के लिए भी ये वीडियो है। आप लोग उनके साथ ये प्लीज शेयर करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन बिल्कुल दबाना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल फिर से नए वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।